कहते हैं कि अगर आपने कभी अच्छा काम किया हो तो वो कभी बर्बाद नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। न सिर्फ लोग याद रखते हैं बल्कि हो सकता है आपके उन अच्छे कामों की वजह से, चाहे छोटे छोटे काम भी क्यों ना हो अच्छे, वो लोग याद रखते हैं और उसका कभी ना कभी सिला मिलता है। ये हमेशा याद रखिए। आप जब बुरा करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, जिस चाहे कितना भी वक्त बीतना क्यों न जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि करीब 82-83 साल पहले, 82 ईयर्स पहले, जब हम आज़ाद नहीं थे, अलग अलग राजा रजवाड़ों का राज था छोटे मोटे लेवल पर, बाकी ब्रिटिश हम पे हुकूमत कर रहे थे, तब एक छोटे से जगह के एक महाराज ने जो एक अच्छा काम किया, उसका सिला आज 82 साल बाद हम सबको मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और आपको पता है यूक्रेन में हमारे करीब, मैंने पहले ही बताया कि करीब 28,000 बच्चे पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर सब मेडिकल की पढ़ाई करने, क्योंकि वहाँ सस्ता है मेडिकल की पढ़ाई। अब जब कीव या खारकीव या बाकी जगहों पे हमले हुए, एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, तो वो बच्चे निकले कैसे? बच्चे फंसे, उनकी तमाम तस्वीरें आपने देखी दहलाने वाली, बंकर में भूखे प्यासे पैदल चलते हुए। फिर ऑपरेशन गंगा चला, फिर भारत सरकार ने कहा कि जान बचानी है और आपको सुरक्षित आना है, तो एक काम करें कि आप यूक्रेन के आसपास जो नेबरिंग कंट्री है उस बॉर्डर तक वहाँ पहुँचें और फिर आएँ। अब एक मसला यहाँ पे और, ये हम सब जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एक वीज़ा की ज़रूरत होती है जो आपको परमिट देता है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं। अब यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास यूक्रेन का वीज़ा है, उनके नेबरिंग कंट्री का नहीं, लेकिन इधर जंग का माहौल है, ख़तरा है और वहाँ पे प्लेन जा नहीं सकता। ये बच्चे निकलें कैसे? तो ये हुआ कि आप पड़ोसी मुल्क में जाइए। सबसे ज़्यादा जो बच्चे आए यूक्रेन में जो फंसे हुए थे, वो यूक्रेन के एक पड़ोसी देश पोलैंड से आए। पॉलिश भी कहते हैं उनको, सिटीज़न को। तो पोलैंड से आए। अब पोलैंड ने इनमें से किसी भी बच्चे से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास वीज़ा है कि नहीं हमारे देश का, बल्कि उन्होंने हाथों हाथ लिया, मेहमान नवाजी की, खाना दिया, शेल्टर दिया, दवाएं दी, एक मेहमान की तरह जो करना था वो सब कुछ किया। अब सवाल ये है कि पोलैंड ने ऐसा क्यों किया इन बच्चों के साथ? सिर्फ इसलिए कि एक 80-82 साल पहले हिंदुस्तान के एक राजा ने एक अच्छा काम किया था और उस अच्छे काम के रिटर्न में पोलैंड के आज के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो कीमत तो नहीं चुका सकते उस एहसान का, लेकिन थोड़ी बहुत तो कुछ मदद कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बच्चों के बिना वीज़ा के भी अपने देश के दरवाजे खोले, उनका मान सम्मान किया, खाना पीना रहना दवाएं सब कुछ दी। और फिर ऑपरेशन गंगा के तहत जो प्लेन भारत सरकार ने पोलैंड भेजा, उसमें सवार होकर वो बच्चे इंडिया लौटे। अब सवाल ये है कि 80-82 साल पहले वो अच्छा काम क्या किया था। आज की कहानी यही है। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले की और शुरू होने के बाद की। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने, जर्मनी की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। कहते हैं कि पोलैंड पर करीब 1.5 लाख सैनिक हमला करने के लिए भेजे गए थे। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो आजकल आप देख रहे हैं, रूस के भी 1.5-2 लाख हैं जो अभी यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं। तो हिटलर ने भेजे और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही पोलैंड पर ज़मीन से भी और आसमान से भी हमले हो गए। तब आसमान से इसी तरह बम बरस रहे थे जैसे अभी रूस बरसा रहा है। जर्मनी के इस हमले की वजह से पोलैंड में बहुत सारे लोग मारे गए। पोलैंड ने इस हमले के खिलाफ मदद मांगी दुनिया से, जैसे आज यूक्रेन मांग रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के जो देश थे दूसरे, उन्होंने कहा हम मदद करेंगे, लेकिन पोलैंड की तरफ से लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ तब तक कोई नहीं आया। अकेला पोलैंड लड़ता रहा, बल्कि मुसीबत अभी बाकी थी। इधर पोलैंड लड़ रहा था, उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर चूँकि हिटलर ने यूएसएसआर, उस वक्त के सोवियत रूस पे भी हमला करना था, तो सोवियत रूस को लगा पोलैंड तक आ गया, हम तक भी आएगा, तो सोवियत रूस ने भी पोलैंड पे हमला कर दिया। अब पोलैंड के लोग दो तरफा मार झेल रहे हैं, एक तरफ हिटलर की सेना, दूसरी तरफ रेड आर्मी, रूस की सेना। जिनको जान बचाने का मौका मिला भागे, बहुत सारे लोग इधर उधर गए। कुछ को यूएसएसआर ने उस वक्त के पॉलिश नागरिकों को उठाया और अपने यहाँ ले जाकर शरणार्थी कैंप में रखा, लेकिन उनसे मजदूरी कराने लगे, उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए थे और उन सब की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। इस दो तरफा हमले में पोलैंड के ज़्यादातर जो मर्द थे, पुरुष थे, मारे गए।
वहाँ औरतों और बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। एक देश पे ऐसा हमला था कि जहाँ मेल ज़्यादातर लोग शिकार बने। अब औरतें और बच्चे बच्चे थे, क्योंकि पुरुष सब युद्ध में मारे जा चुके थे। अब उन औरतों और बच्चों ने भी अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत को देखते हुए ये फैसला किया कि वो पोलैंड को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी इज्जत को भी वहाँ खतरा था, नाजियों से भी, इधर रेड आर्मी से भी। तो इसी बीच में ये चलता रहा। फिर बाद में इसी की वजह से आपको याद है जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। बाद में फिर ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब ने लड़ाई लड़ी और इधर यूएसएसआर भी जर्मनी के खिलाफ था। खैर, इस हमले के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन इधर पोलैंड के लोगों की हालत नहीं बदली। पोलैंड के लोग इधर उधर सोवियत संघ में भी उनके कब्जे में थे। आखिर में 1941 आता है और सोवियत संघ पर यह कहता है कि ठीक है, जो भी हमारे यहाँ शरणार्थी हैं पोलैंड के, वो किसी भी देश में जाकर शरण लेने के लिए आज़ाद हैं। और इसी के बाद सोवियत रूस ने उस वक्त बहुत सारी जहाज़ों में बैठाकर जो पोलिश शरणार्थी थे उनके यहाँ, उनको तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और भारत की तरफ उन जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को रवाना कर दिया कि जाओ, अब तुम्हारा ऊपर वाला मालिक है। अब ये लोग निकल तो गए, लेकिन कोई भी देश इनको अपने यहाँ शरण देने को तैयार नहीं था। क्या करें, कहाँ जाएं? लेकिन इस दौरान में बस इतना ही हुआ कि जर्मनी के अटैक के बाद ब्रिटेन ने पोलैंड को जब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो पोलैंड को एक नेशन का दर्जा दिया, एक देश का दर्जा दिया और उसको एक आज़ाद देश का दर्जा दिया। लेकिन जंग जारी है, पोलैंड के हज़ारों लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई भी देश उनको पनाह देने को तैयार नहीं है। और उसी सिचुएशन, इन सारी चीज़ों के बीच में एक जहाज़ जिसमें 1000 बच्चे थे, जो सोवियत रूस से चला, एक तरह से सोवियत रूस ने बाहर ही कर दिया था, और ये सारे अनाथ बच्चे थे। इस हमले में इनके माँ बाप ज़्यादातर मारे गए। अब ये अनाथ बच्चे थे, एक पानी के जहाज़ पे सवार। जहाज़ चलता है, कई देश की बंदरगाहों पर रुकता है, बच्चों के बारे में उन देश की बंदरगाहों को बताया जाता है। वो देश मुंह फेर लेता है, कहता हमारे यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं है। समंदर की लहरों पर भटकते भटकते ये जहाज़ आखिरकार 1941 में मुंबई के साहिल पर आकर लगता है। तब ब्रिटिश राज थी हमारे यहाँ, अंग्रेज़ों की हुकूमत। जब मुंबई के बंदरगाह पर यह जहाज़ रुकी और पता चला ब्रिटिश अफसरों को कि सारे इसमें पॉलिश बच्चे हैं, पोलैंड से, अनाथ हैं, शरणार्थी, शरण मांगने आए। ब्रिटिश सरकार ने, हालांकि जो उस वक्त जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ी पोलैंड के लिए, इस पोलिश बच्चों को भारत में शरण देने के ख़िलाफ़ थी। उसने कहा हम आपको अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, आप लौट सकते हैं। अब ये सुनकर जहाज़ में बैठे और उसमें जो कुछ अभिभावक थे, ज़्यादातर यतीम बच्चे थे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि अब जाए तो कहाँ जाए। बीमार थे, एक तो सोवियत रूस के जो कैंप में थे उसमें कुपोषण का शिकार, बीमार, खाना नहीं, मज़दूरों की तरह काम कराना, बच्चों की ज़िंदगी, बचपन छीन लिया गया था। एक उम्मीद थी भारत में, लेकिन भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने उन बच्चों को जहाज़ से उतरकर शहर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। अब जब ये बात उस जहाज़ में सवार कुछ पुलिस अधिकारियों को पता चली तो उन्हें लगा कि अब क्या करें। फिर उन्हें लगा कि इस वक्त अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे राजा रजवाड़े भी हैं जो अच्छे दिल के हैं। तब उन्होंने एक अपील जारी की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ज्यूज़, यहूदियों को यूरोप में अलग अलग देशों में पनाह दी गई, शरण दी गई। हमारे ये पॉलिश बच्चे हैं, हिटलर के हमले में, सोवियत रूस के हमले में इनके माँ बाप खो गए, मर गए और ये भटक रहे हैं। इंसानी पहलू, इंसानियत के नाते आप इन्हें शरण दे दीजिए। उनकी ये अपील काम की। जब ये बच्चे, 1000 यतीम बच्चों के बारे में और उनकी इस अपील के बारे में देश के अलग अलग लोगों को पता चला तो उन्हीं में से एक शख्स थे महाराज दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा। रंजीत सिंह इनके दादा थे, महाराज दिग्विजय सिंह के, और ये वही रंजीत सिंह हैं जिनके नाम पर हिंदुस्तान में रणजी ट्रॉफी मैच खेला जाता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है हमारे यहाँ आज भी। तो महाराजा दिग्विजय सिंह उस वक्त नए नए महाराज बने थे नवनगर के, गुजरात में, बड़े अच्छे दिल के, कोमल हृदय के। और इन्हें ये बात पता चली कि बॉम्बे की साहिल पर एक जहाज़ है जिसमें पोलैंड के 1000 बच्चे हैं। अंग्रेज़ों ने उन्हें शरण देने के लिए मना कर दिया है, उनकी हालत ठीक नहीं है। नए नए महाराज बने दिग्विजय सिंह ने अंग्रेज़ों से पंगा ले लिया। उन्होंने कहा कम से कम इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए, इन जंग में सब कुछ इनका खो गया, अगर हम इन्हें शरण दे देते हैं
बाद में हालात ठीक हो जाएंगे, ये लौट जाएंगे तो क्या बुरा है। कहते हैं कि काफ़ी दबाव डाला महाराज दिग्विजय सिंह ने और इसी के बाद अंग्रेज़ हुकूमत थोड़ी पिघली। उसने कहा ठीक है, आपको देना है तो दे दो, आप अपने रियासत में दे दो, हम नहीं देंगे। नवनगर गुजरात, वहाँ के ये महाराज थे दिग्विजय सिंह जी, जो शायद अब जामनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है एक जगह बालाचडी शहर, तो उसी के बीच में है ये। उस जहाज़ में जो 1000 बच्चे थे उनकी उम्र थी 2 से 17 साल के बीच में, एक भी बालिग नहीं था, 18 साल का कोई नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से हरी झंडी मिली इस बालाचडी के पास। इसके बाद जहाज़ से उन बच्चों को उतारा गया और उन्हें जामनगर में, बल्कि गुजरात के नवनगर लाया गया। आने के बाद उनकी हालत देखी, खुद महाराज ने उन्हें रिसीव किया, उन बच्चों से मिले और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि अब तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, अब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा एक गेस्ट हाउस खोला, उन बच्चों को वहाँ रखा, उनकी दवा, उनकी हर चीज़, सेहत, हर चीज़ का ख्याल रखा और ख़ुद हर चीज़ को मॉनिटर करते कि इन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। एक दिन ऐसी बात करते करते पता चला कि वो जो सारे बच्चे थे उन्हें हिंदुस्तानी खाना खाने की आदत नहीं थी, क्योंकि यहाँ मसाले बड़े तेज़ होते हैं और बहुत सारे मसाले होते हैं, तो पॉलिश फूड अलग होता है, वो मसाले कम यूज़ करते हैं। जब उन्हें पता चला तो महाराज दिग्विजय सिंह परेशान हुए। उन्होंने कहा क्या करें। उन्होंने पोलैंड से 7 शेफ़ मंगाए, बावर्ची, जो पॉलिश खाना बना सकते थे, और बुलाकर कहा कि आप इन बच्चों के लिए हमारे खाना बनाओ। 7 शेफ़ आए नवनगर, उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाया। अब वक्त बीतता जा रहा था, बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों के लिए वहीं स्कूल खोला। फिर उन्हें दिक्कत आई कि लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उनकी अलग अपनी ज़ुबान। फिर उन्होंने पॉलिश ज़ुबान के टीचरों को बुलाया और कहा इन बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने की कवायद शुरू हुई। धीरे धीरे एक हिंदुस्तान के अंदर छोटा सा इलाका ऐसा हो गया जैसे पोलैंड आकर बस गया उसमें, और वो बच्चे वहाँ रहने लगे। दिग्विजय सिंह, महाराजा जडेजा भी इनको कहते हैं, इन्होंने इन बच्चों के एक गार्जियन की तरह ख्याल रखा, पाला पोसा, बड़े हुए। कहते हैं कि कुछ साल पहले इनमें से 4 या 5 बच्चे जो वहाँ पर आकर एक रिफ्यूजी की तरह रहे थे दिग्विजय सिंह महाराज के रियासत में, वो जिंदा थे और उन्होंने दौरा किया था उसी जगह का और वो सारी यादें ताज़ा हुई थी। तो इन बच्चों का पूरा ख्याल रखकर इन्हें शरण दिया और फिर बाद में जब हालात ठीक हुए तो इनमें से सारे बच्चे जो है वो अपने देश लौटे। लेकिन पोलैंड इस चीज़ को कभी नहीं भूला। वहाँ पे एक पार्क का नाम ही है जो महाराजा के नाम पर, और इसको महाराजा के नाम पे पार्क को रखा गया और ये कहा गया कि इस पार्क का नाम है स्क्वेर डोबेर्गो महाराजडी। इसका जो मतलब होता है वो ये है कि गुड महाराजा, स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा। ये आज भी पोलैंड में एक पार्क का नाम है इन महाराजा की याद में। और पोलैंड में आज भी महाराजा दिग्विजय सिंह की इस काम को कोई सरकार नहीं भूली कि बुरे वक्त में 1000 बच्चों को उन्होंने अपने यहाँ पनाह दिया, उनका ख्याल रखा, पाला पोसा, अंग्रेज़ों से पंगा लिया पर उन्हें यतीम नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब हालात ठीक हुए तो उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ वापस उनके देश भेजा। पोलैंड में सरकारें आई गईं, लेकिन महाराजा दिग्विजय सिंह की इस अच्छे काम को किसी ने भुलाया नहीं। और यही वजह है कि जब यूक्रेन पर ये संकट आया और हमारे भारतीय बच्चे फंस गए, तब पोलैंड ने कहा कि 1941 में महाराजा जी ने जो हमारी मदद की थी, दिग्विजय सिंह महाराजा ने, हम उस चीज़ को कभी नहीं भूले हैं। आज संकट में ये हैं, हम आज इनकी मदद करेंगे। और यही वजह है कि बिना वीज़ा के, बिना बाकी किसी यात्रा के दस्तावेज़ के इन बच्चों को पोलैंड ने अपने यहाँ पनाह दिया और सही वक्त आने पर जब प्लेन पहुंची उन्हें वापस भेजा। तो शुरू में जो मैंने आपसे कहा था कि अच्छे काम कभी बेकार या रायगा नहीं जाते, बर्बाद नहीं होते, बल्कि अच्छे कामों का सिला ज़रूर मिलता है। एक नवनगर के महाराज ने उस वक्त एक अच्छा काम किया, 82-83 साल बाद आज सोचिए कितने भारतीय बच्चों को उसका सिला मिला और वो सकुशल बाहिफाजत अपने देश लौटे। तो ये थी कहानी एक अच्छे काम की जिसका सिला आज मिला है। कई बार ऐसी कहानियाँ सुनने में भी और सुनाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमें ये भी लगता है कि क्यों हम सब भी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पे अच्छे काम करें,
ठीक है, वो महाराज थे, उनके पास बहुत सारे साधन थे, सुविधा थी, लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को 10,000, 20,000, 1,00,000 पैसे से ही मदद होती है। वक्त देकर भी मदद होती है, किसी के बुरे वक्त में साथ देकर भी मदद होती है, किसी का गम उदास है उसका हौसला बढ़ाने से भी मदद होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से भी मदद की जा सकती है, अच्छे काम किए जा सकते हैं जो इंसान कभी भूलता नहीं है। आप कभी किसी भी बुरे वक्त में कोई इंसान गुजर रहा हो, आप सिर्फ हौसला बढ़ा दें उसके कंधे पे हाथ रख के, आप देखिए ज़िंदगी में वो आपको कम से कम भूलेगा नहीं कभी। तो यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे काम ज़रूर करना चाहिए, क्या पता उस अच्छे काम से हमें हमारे बाकी लोगों का फ़ायदा हो, भला हो। जैसे कभी शायद महाराजा दिग्विजय सिंह ने नहीं सोचा होगा कि जो उस वक्त उन्होंने 1,000 यतीम बच्चों को अपने यहाँ पनाह दिया, इतने सालों के बाद उनके देश के बच्चों को इस तरह से वहाँ पे मदद मिलेगी। तो कुल मिला के कहानी का निचोड़ यही है कि हमें अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ।